हेलो विद्यार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अवकलन गणित में फलनों का अवकलन ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी फलन का अवकलन हमें ज्ञात है और हमें उससे उस फलन को ज्ञात करना हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इस तरह की ज़रूरतें हमें विभिन्न समस्याओं में पड़ती हैं। आइए कुछ समस्याओं पर विचार करते हैं। समस्या है, बगीचे के एक पौधे की वृद्धि दर संबंध dh/dt बराबर 1.5 t जमा 5 से प्राप्त होती है, जबकि t और h क्रमशः समय वर्षों में और ऊंचाई सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। जब पौधे को रोपित किया गया उस समय उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी। समय बराबर है 0। 20 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस समस्या में हमें ज्ञात करना है पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई की वृद्धि दर प्रदर्शित है dh/dt से। ये है यानी h का अवकलन, और हमें ज्ञात करना है पौधे की ऊंचाई, यानी dh/dt से हमें ज्ञात करना है h। आइए एक और प्रश्न पढ़ते हैं। मान लीजिए एक आदमी की 1962 में साप्ताहिक आमदनी $85.91 थी और वह 1980 में $235.10 हो गई। साप्ताहिक आमदनी दर को हम संबंध ds/dt बराबर 0.0273 t की घात 2 जमा 0.2708 t जमा 2.1336 से दिखाते हैं, जबकि S और T क्रमशः साप्ताहिक आमदनी और समय वर्षों में प्रदर्शित करते हैं। अब आप 2006 में साप्ताहिक आमदनी ज्ञात करें। इस प्रश्न में भी हमें आमदनी की परिवर्तन की दर ज्ञात है, जो दी गई है ds/dt बराबर 0.0273 t की घात 2 जमा 0.2708 t जमा 2.1336 से। यहाँ भी हमें आमदनी S के परिवर्तन की दर यानी S के अवकलज के रूप में दी गई है ds/dt, और हमें ज्ञात करना है आमदनी यानी S को। तो फलन S का अवकलज ds/dt हमें दिया गया है और उससे हमें फलन S को ज्ञात करना होगा। इसी को अगर हम सन्निकटन की विधि से हल करें तो ये एक बड़ा लंबा हल होता है। आज हम इस तरह के प्रश्नों को हल करने की एक और विधि सीखेंगे जो अपेक्षाकृत आसान है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। एक माली एक भूमि के टुकड़े को खोद रहा है। जब वह काम करते करते थक जाता है तो उसके काम करने की क्षमता कम होती जाती है। t समय के बाद वह भूमि के टुकड़े को 2/वर्गमूल t वर्ग मीटर प्रति मिनट की दर से खोदता है। 40 वर्ग मीटर खोदने में कितना समय लगेगा? भूमि को खोदने की दर दी गई है 2/वर्गमूल t, और हमें इससे भूमि के खोदे जाने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यानी यहां भी हमें परिवर्तन की दर अर्थात क्षेत्रफल के अवकलज से ज्ञात करना है क्षेत्रफल फलन को। आइए एक और समस्या पर विचार करते हैं। एक कार द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी s बराबर 5 t की घात 2 जमा 2t संबंध से प्राप्त होती है। समय t सेकंड पर कार की तात्कालिक चाल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कार की तात्कालिक चाल होती है ds/dt, और जब हम 5t की घात 2 जमा 2t का अवकलज लिखें तो ये हमें मिलता है 10t जमा 2। अब अगर इस प्रश्न को हम उल्टा कर दें तो ये प्रश्न बनता है कि एक कार की तात्कालिक चाल है ds/dt बराबर 10t जमा 2। t सेकंड बाद कार की चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी प्रदर्शित है s से, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें s के अवकलज यानी ds/dt से ज्ञात करना है s, यानी फलन s के अवकलज ds/dt से हमें फलन s को ज्ञात करना है। दूरी s का फलन है ds/dt,
यानी फलन s का अवकलज, और हमें ज्ञात करना है ds बटे dt से फलन s। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो इसकी उल्टी हो, यानी फलन के अवकलज से फलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया। आइए बात करते हैं गणित की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया समाकलन की। समाकलन गणित का विकास मुख्यतः दो प्रकार की समस्याओं को हल करने में हुआ है। जैसे यदि फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उस फलन को ज्ञात करने की समस्याओं में, या एक फलन के लेख चित्र द्वारा सीमित दिए प्रतिबंध के अंतर्गत घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने की समस्याओं में। फलन के अवकलज से फलन ज्ञात करने की समस्या इंगित करती है अनिश्चित समाकलन को, और फलन के लेख चित्र के अंतर्गत प्रदर्शित क्षेत्रफल को ज्ञात करने की समस्या इंगित करती है निश्चित समाकलन को। आज हम फलन के अवकलज से फलन ज्ञात करना यानी अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। आइए एक प्रश्न देखें। x की घात 2 जमा 4 का अवकलज अगर हम लिखें तो ये है 2x। इसी बात को अगर हम उल्टा करके बोलें तो हम बोल सकते हैं कि 2x का प्रति अवकलज है x की घात 2 जमा 4, यानी अवकलन की उल्टी प्रक्रिया, अवकलज का प्रति अवकलज यानी फलन के अवकलन का समाकलन। इसी प्रकार x की घात 2 घटा 10 का अवकलज हम लिखें तो ये है 2x, और फिर हम बोलें इसका उल्टा तो ये है 2x का प्रति अवकलज है x की घात 2 घटा 10। इसका अर्थ हुआ कि क्या एक ही फलन के दो प्रति अवकलज होंगे? हाँ, इसके बहुत सारे प्रति अवकलज हो सकते हैं। इन दोनों ही फलनों का अवकलन है 2x। इसका अर्थ हुआ कि 2x के दो प्रति अवकलज x की घात 2 जमा 4 और x की घात 2 घटा 10। ऐसा क्यों है कि एक ही फलन के दो प्रति अवकलज हैं? हमने अवकलन गणित में सीखा है कि अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। इसका अर्थ हुआ कि 4 और 10 की जगह पर हम चाहे जितनी अचर राशियां रखें, अलग अलग अचर राशियां जितनी ज़्यादा होंगी 2x के उतने ही प्रति अवकलज हमें मिलते जाएंगे। इसका अर्थ हुआ ये है x की घात 2 जमा c, और इसका अवकलज हुआ 2x। c को हम जितने चाहे मान दे सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में 2x का प्रति अवकलज होगा x की घात 2 जमा c। इस c को हम समाकलन का स्वेच्छ अचर कहते हैं। अब हमारे पास निष्कर्ष ये है कि अवकलन और समाकलन की संक्रियाएं परस्पर प्रतिलोम संक्रियाएं हैं, यानी ये एक दूसरे की उल्टी प्रक्रियाएं हैं। मान लीजिए कि कैपिटल fx स्मॉल fx का एक प्रति अवकलज है, तो कैपिटल fx का अवकलज बराबर हुआ स्मॉल fx। तो हम इसको जब उल्टा पढ़ेंगे तो प्रतिलोम संक्रिया में हम पढ़ेंगे स्मॉल fx का समाकलन बराबर है कैपिटल fx जमा c। ये c यहाँ पर वही स्वेच्छ अचर है जिसका अवकलज शून्य होता है। तो स्मॉल fx का प्रति अवकलज और उसका अवकलज, अभी अभी हमने इसका मान देखा था कैपिटल fx जमा c। इस फलन का अवकलन अगर हम ज्ञात करें तो ये है fx का अवकलन, और हम जानते हैं अचर राशि c का अवकलन होता है 0। तो ये हमें मिलता है कैपिटल fx का अवकलज, और ये बराबर होता है स्मॉल fx के। इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, fx का अवकलज यानी f डैश x बराबर d बटे dx ऑफ fx। इसी संबंध पर अगर हम दोनों तरफ प्रति अवकलज निकालें
तो ये है एफ डैश एक्स का प्रति अवकलज बराबर होगा एफ एक्स। इसका अर्थ हुआ कि प्रति अवकलज और अवकलज इन दोनों संक्रियाओं के उल्टा होने के कारण ये हमें मिलता है केवल फलन एफ एक्स जमा एक स्वेच्छ अचर सी, जिसे हम समाकलन का अचर कहते हैं। आइए अब उस शब्दावली को समझें जिसका हम समाकलन गणित में प्रयोग करते हैं। यह है एफ एक्स डी एक्स का समाकलन का अर्थ है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है समाकलन को। समाकलन एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स वो फलन है जिसका समाकलन हम ज्ञात करते हैं, इसे हम कहते हैं समाकल्य। और समाकलन एफ एक्स डी एक्स में एक्स प्रदर्शित करता है कि ये समाकलन का चर है जिसके सापेक्ष इस फलन एफ एक्स को समाकलन किया जाना है। अवकलन गणित में हमने बहुत से फलनों का अवकलज ज्ञात करना सीखा था। आइए अब उन्हीं सूत्रों में प्रति अवकलज की धारणा का उपयोग करके हम कुछ फलनों का समाकलन ज्ञात करते हैं। पहले हमने सीखा था x की घात n का अवकलज ज्ञात करना। आइए अब उसी सूत्र में प्रति अवकलज की धारणा का प्रयोग कर सीखते हैं x की घात n का समाकलन ज्ञात करना। x की घात n का अवकलज था n x की घात n घटा 1। तो अगर हम इसे उल्टा करके पढ़ें तो हम पढ़ेंगे n x की घात n घटा 1 का समाकलन बराबर होगा x की घात n जमा c। लेकिन हमें सूत्र चाहिए x की घात n के लिए। तो इस संबंध में अगर मैं n के स्थान पर n जमा 1 प्रतिस्थापित करूं तो फिर मुझे मिल सकता है x की घात n। आइए देखते हैं, ये होगा n जमा 1 x की घात n जमा 1 घटा 1, यानी बचा x की घात n dx बराबर x की घात n जमा 1 जमा c। इस संबंध में अगर हम n जमा 1 से दोनों तरफ भाग दें तो हमें मिलेगा x की घात n dx बराबर x की घात n जमा 1 बटे n जमा 1 जमा c बटे n जमा 1। ये c बटे n जमा 1 फिर से एक अचर राशि है, अतः हम लिख सकते हैं x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन बराबर हुआ x की घात n जमा 1 बटे n जमा 1 जमा c डैश। आइए इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों को भी ज्ञात करते हैं। यह है x का अवकलज था 1, तो 1 का समाकलन होगा x जमा स्वेच्छ अचर c। साइन x का अवकलज है cos x, तो cos x का समाकलन होगा साइन x जमा c। cos x का अवकलज है घटा साइन x, तो साइन x का समाकलन हुआ घटा cos x जमा c। tan x का अवकलज है sec की घात 2x, तो sec की घात 2x का समाकलन होगा tan x जमा c। cot x का अवकलज है घटा cosec की घात 2x, तो cosec की घात 2x का समाकलन होगा घटा cot x जमा c। sec x का अवकलज है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन होगा sec x जमा c। cosec x का अवकलज है घटा cosec x cot x, तो cosec x cot x का प्रति अवकलज या समाकलन बराबर होगा घटा cosec x जमा c।
साइन इनवर्स x का अवकलज है 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x की घात 2। तो 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x की घात 2 का समाकलन होगा साइन इनवर्स x जमा c। कोस इनवर्स x का अवकलज है घटा 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x की घात 2। तो 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x की घात 2 का समाकलन होगा घटा कोस इनवर्स x जमा c। टेन इनवर्स x का अवकलज है 1 बटे 1 जमा x की घात 2। तो 1 बटे 1 जमा x की घात 2 का समाकलन होगा टेन इनवर्स x जमा c। कोट इनवर्स x का अवकलज है घटा 1 बटे 1 जमा x की घात 2। तो 1 बटे 1 जमा x की घात 2 का प्रति अवकलज या समाकलन हुआ घटा कोट इनवर्स x जमा c। सेक इनवर्स x का अवकलज है 1 बटे x वर्गमूल x की घात 2 घटा 1। तो 1 बटे x वर्गमूल x की घात 2 घटा 1 का समाकलन होगा सेक इनवर्स x जमा c। कोसेक इनवर्स x का अवकलज है घटा 1 बटे x वर्गमूल x की घात 2 घटा 1। तो 1 बटे x वर्गमूल x की घात 2 घटा 1 का प्रति अवकलज या समाकलन होगा घटा कोसेक इनवर्स x जमा c। e की घात x का अवकलज था e की घात x। तो e की घात x का समाकलन या प्रति अवकलज भी e की घात x जमा c होगा। a की घात x बटे log a का अवकलज था a की घात x। तो a की घात x का समाकलन होगा a की घात x बटे log a जमा c। आइए अब बात करते हैं log x के अवकलन की। ये है log x का अवकलन बराबर होगा 1 बटे x। तो 1 बटे x का समाकलन बराबर हुआ log x। अगर हम log घटा x का अवकलज ज्ञात करें तो log घटा x यानी 1 बटे घटा x और घटा x का अवकलन हुआ घटा 1। तो ये भी हमें मिलता है 1 बटे x यानी log घटा x और log x दोनों ही स्थितियों में अवकलज है 1 बटे x। तो 1 बटे x का समाकलन बराबर हुआ log निरपेक्ष x जमा c। आइए अब इन सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग कर कुछ फलनों का समाकलन ज्ञात करते हैं। पहला प्रश्न है l x की घात 2 जमा mx जमा n dx। हम इन तीनों पदों का अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे। ये होगा l x की घात 2 dx जमा समाकलन m x dx जमा समाकलन n dx। l एक अचर राशि है तो ये समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा। ये होगा l समाकलन x की घात 2 dx जमा m समाकलन x dx जमा n समाकलन 1 dx। x की घात 2 का समाकलन हम ज्ञात करेंगे x की घात n के सूत्र से।
यानी x की घात 2 जमा 1 बटे 2 जमा 1 जमा m x की घात 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 जमा n और 1 का समाकलन होगा x जमा c। तो ये होगा l x की घात 3 बटे 3 जमा m x की घात 2 बटे 2 जमा n x जमा c। आइए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। ये है x की घात 3 बटे x जमा 2 का समाकलन। ऐसे परिमेय फलन जिनमें अंश की घात हर में x की घात से अधिक है, उनमें पहले हम अंश को हर से भाग देकर अंश की घात को हर की घात से कम बनाते हैं। x की घात 3 को x जमा 2 से भाग दें तो ये हमें मिलता है x की घात 2 घटा 2x जमा 4 माइनस 8 बटे x जमा 2। इसका समाकलन हम ज्ञात करेंगे तो सभी पदों का समाकलन अलग अलग ज्ञात करेंगे। ये होगा x की घात 2 का समाकलन घटा 2x का समाकलन जमा 4 का समाकलन घटा 8 बटे x जमा 2 का समाकलन। x की घात 2 का समाकलन होगा x की घात 2 जमा 1 यानी 3 बटे 3 माइनस 2 को समाकलन के बाहर लाएंगे। x का समाकलन होगा x की घात 2 बटे 2 जमा 4 को बाहर लाएंगे। 1 का समाकलन होगा x घटा 8 को बाहर लाएंगे। 1 बटे x जमा 2 का समाकलन हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे 1 बटे x का समाकलन लिखते हैं। 1 बटे x का समाकलन होता है log निरपेक्ष x, तो 1 बटे x जमा 2 का समाकलन भी होगा log निरपेक्ष x जमा 2 जमा c। तो x की घात 3 बटे x जमा 2 का समाकलन हुआ x की घात 3 बटे 3, 2 से 2 को भाग देने पर मिलेगा 1, तो ये हुआ x की घात 2 जमा 4x घटा 8 log निरपेक्ष x जमा 2 जमा c। अब अवकलन और समाकलन की प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। ये दोनों फलनों पर ही संक्रियाएं हैं। दोनों ही संक्रियाएं रैखिक हैं। हम जानते हैं कि सभी फलन अवकलनीय नहीं होते, यानी हम सभी फलनों का अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम सभी फलनों का समाकलन भी ज्ञात नहीं कर सकते, यानी सभी फलन भी समाकलनीय नहीं होते। इसी प्रकार यदि किसी फलन के अवकलज का अस्तित्व हो तो वह अद्वितीय होता है, यानी एक फलन का एक ही अवकलज होता है। परंतु किसी फलन के समाकलन के साथ ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बहुत सारे फलनों जैसे x की घात 2 जमा 4, x की घात 2 घटा 8, x की घात 2 जमा 14, सभी का अवकलन तो 2x ही था, परंतु 2x के बहुत सारे अवकलज आते थे और इनको हम प्रदर्शित करते थे x की घात 2 जमा c से। तो किसी फलन का अवकलन तो अद्वितीय होता है,
परंतु उसका समाकलन अद्वितीय नहीं होता। दिए फलन के एक बिंदु पर अवकलज की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन समाकलन की नहीं। समाकलन की चर्चा फलन के लिए दिए गए अंतराल पर करते हैं जिस पर फलन परिभाषित होता है। और एक संबंध जो हमने अभी स्थापित किया है वो है अवकलन और समाकलन की संक्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो आज हमने सीखा कि अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया होती है समाकलन। एक फलन का अवकलज तो अद्वितीय होता है पर उसका समाकलन अद्वितीय नहीं होता। जिन फलनों का अवकलज हम जानते थे उन सभी फलनों का प्रति अवकलज हमने ज्ञात किया और समाकलन के सिद्धांतों का प्रयोग कर इन सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को हल किया। इन तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से हल करें।